चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम सवाल नंबर 27 तक कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 28 से। और हम इसी तरह कुमार मित्तल का एक एक सवाल बिल्कुल आराम से, बिल्कुल विधिवत तरीके से सीखेंगे। ठीक है, यदि आप कोई एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हो तब भी आप ये क्लास देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 28। 27 तक कर चुके थे हम इससे पहले वाली क्लास में और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 28 से। अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो क्लासें प्लेलिस्ट में पढ़ी हैं, जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 28। 28 में क्या दिया हमें? 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। एक में बिंदु आवेश दिया है, बिंदु आवेश कितना है? 5 गुणा 10 की पावर -8। 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, इसे हम मान लेते हैं Q1। ये जो बिंदु आवेश है इसे हम मान लेते हैं Q1। इससे कितनी दूरी पर, यानी R का मान हमसे पूछ रहा है, वो कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। ये सवाल हमें दिया है, हमें R का मान निकालना है। तो Q1 बराबर क्या है? हमें Q1 बराबर 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। R का मान निकालना है तो इसमें सूत्र लगाएंगे हम E बराबर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे Q मान लेते हैं, Q1 की क्या जरूरत है? Q बटे R स्क्वायर। E का मान क्या दिया है? 450, 450 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू आवेश क्या है? 5 गुणा 10 की पावर -8 और R का मान हमें निकालना है। तो ये 9 से काट देंगे हम, 9 पंचे 45, 50 और ये 5 से काट देंगे 10 बचेगा। तो आ जाएगा R स्क्वायर बराबर, और ये 10 से एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा R स्क्वायर बराबर 10 की घात 8, 10 की घात 8 गुणा 10 की घात -8। तो R बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर माइनस की 8 प्लस की 8, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मान 1। तो R बराबर हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा R का मान कि जो आवेश है इससे 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 29। 29 में क्या दिया है हमें? एक स्थान पर इसे साफ कर ले रहे पहले हम। अब देखते हैं सवाल नंबर 29। 29 में क्या? एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। हमें वैद्युत क्षेत्र दिया है, सबसे पहले E का मान हमें दिया है। E का मान सवाल में जैसा जो कुछ हमें दिया जाता है वो हम लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर हल करते हैं। E का मान हमें क्या दिया है? 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर।
जो दिशा होती है वो क्या कैसे होती है? ये होती ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ऊपर की ओर नॉर्थ, साउथ। तो हमसे कह रहा है ईस्ट मतलब पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो हमसे कह रहा है पूर्व की ओर, जो ये वैद्युत क्षेत्र है वो पूर्व की ओर है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो पूर्व की ओर है, ठीक है, समझ गए। पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है, जो ये क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र है, इसमें बोला एक ऐसी वस्तु है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। सबसे पहले जो वस्तु है उस पर हम आवेश निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे वस्तु 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाली वस्तु पर आवेश वस्तु पर आवेश आवेश निकालेंगे पहले हम वस्तु पर आवेश, यानी क्यू का मान। क्यू का मान, क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। तो आ जाएगा क्यू बराबर आ जाएगा एन। एन का मान कितना है? 10 की घात 6। 10 की घात 6 गुणा ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो क्यू बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 6 घातें कम हो जाएंगी, -19 प्लस 6 तो हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 13 कूलाम। तो ये कैसा, जो ये आवेश आएगा, जो बस पर आवेश आएगा कैसा होगा? 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो कैसा आएगा? ऋणावेश। ऋणावेश जो वस्तु होगी वह ऋणावेशित होगी। 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। बल की दिशा, हमें F का मान निकालना है और दिशा निकालनी है। F का मान कैसे निकालेंगे हम? F बराबर क्या होता है? F बराबर Q इंटू ई। Q का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इंटू ई। वैद्युत क्षेत्र कितना है? 1000। 1000 का लिख सकते हैं हम 10 की घात 3। तो F बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू -13 प्लस 3, 10 की घात-10 न्यूटन। आंसर क्या दिया हमें सवाल नंबर 29 में? 1.6 इंटू 10 की पावर-10 न्यूटन। अब इसकी दिशा क्या होगी? ये हमारी जो वस्तु आई थी, वस्तु वो कैसी थी? ऋणावेशित। और कोई भी ऋणावेशित कण या वस्तु वैद्युत क्षेत्र में जो उस पर बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अब वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? पूर्व की ओर। तो इसके विपरीत जो वस्तु होगी उस पर बल कैसा लगेगा? इसके विपरीत, यानी पश्चिम की ओर। तुम लिखेंगे पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कैसे लगे? समझ गया। जो ऋणावेशित वस्तु होती है उस पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र है पूर्व की ओर, तो उस पे जो ऋणावेशित वस्तु है उस पर बल लगेगा पश्चिम की ओर। ठीक है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 30। देखेंगे सवाल नंबर 30। 30 में क्या दिया हमें?
3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ। सबसे पहले हमसे क्या क्या 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से। एक बिंदु आवेश है जिस पर आवेश है 3 माइक्रोकूलाम। इससे कितनी दूरी पर कह रहा है हमसे? 2 मीटर, 30 नंबर, 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर एक आवेश रखा है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम, -2 माइक्रोकूलाम। इसे हम सबसे पहले मान लेते हैं Q1 और इसे मान लेते हैं हम Q2। तो Q1 बराबर आ जाएगा, Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को से हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। Q2 बराबर क्या है? -2 माइक्रोकूलाम। ऐसे लिख सकते हैं -2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। और का मान क्या दिया हमने? 2 मीटर। इतनी बात समझ गए। इसके बाद फिर हमसे क्या कह रहा है? 2 मीटर की दूरी पर -2 बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, इनसे दोनों जो दो आवेश हमें दिए हैं, इनसे दोनों आवेशों से 1 मीटर, यानी दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, दोनों आवेशों के बीच में दूरी है 2 मीटर। हमसे बोला है इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, अरे दोनों आवेशों से 1 मीटर दूर, यानी इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है। मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक चित्र बना लेते हैं दोनों। ये है Q1 और ये है Q2। हमसे कह रहा दोनों आवेशों से 1 मीटर, यानी इसके मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये इसके बीच की दूरी 2 मीटर है, यानी यहाँ होगा। ठीक है। इसे हम मान लेते हैं बिंदु O। इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 1 मीटर। और इसके बीच की दूरी 1 मीटर। इनके पूरे बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो हमसे कह रहा है जो बिंदु ये है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा बताइए। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं Q1 पर कौन सा आवेश है? धनावेश है, धनावेश है। और Q2 पर माइनस का आवेश है। जो बिंदु O है, तुमने जो बिंदु O है, बिंदु O है, इस पर जो Q1 है, Q1 के कारण जो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे होगा? जो प्लस चार्ज होता है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो उससे दूर, यानी जो बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण जो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा उससे दूर। इसे हम मान लेते हैं E1। E1। और जो Q2 आवेश, उस पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो उसकी ओर होता है। ठीक है। तो इसके कारण जो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E, इसके तरफ होगा, इसे मान लेंगे E2। E2। हमें बिंदु O पर क्या निकालनी है? बिंदु O पर बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का मान, और दिशा, ये हमें निकालनी है। उसमें हम लिख लेंगे सबसे पहले E1। E1 क्या है? E1 क्या है? बिंदु Q1 आवेश, Q1 आवेश
Q1 पर उपस्थित लिख दो। Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत लिख लिया करो आप जब भी ऐसे, अभी तो मान लो आपको समझ में आ रहा, बाद में जब आप देखोगे हो सकता है आपके समझ में ना आए, तो इस तरीके से आप लिखते हुए सवाल को हल करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या है? Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालते हैं E का मान। अब हम ये देखते हैं, देखो बिंदु जो O है, O पर दोनों जो ये हमें दिए हैं E1 और E2 की दिशा कैसी है? समान है। E1 और E2 की दिशा समान है, तो जो इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो E का मान होगा, E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि जो इनकी दिशा है वो समान दिशा में है। ठीक है, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E1 बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। ये E1 कौन है? Q1 के कारण, तो Q1 बटे R। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, R² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे, Q2 और O के बीच में की दूरी कितनी है? 1 मीटर, तो R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम कॉमन कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, हाँ कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर देंगे तो आ जाएगा, ये हट जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻⁹ Q1 का मान 3 × 10⁻⁻⁶। यही लिख लो एक बार यार, जगह नहीं है तो। E बराबर 9 × 10⁻⁹ E1, Q1 का मान कितना है? 3 × 10⁻⁻⁶ प्लस Q2 का मान 2 × 10⁻⁻⁶। तो E बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणा 3 2 5, 3 2, हाँ 3 2 5 गुणा 10⁻⁻⁶। और जब 9 में 5 का गुणा करेंगे तो E बराबर आ जाएगा 9×5 = 45। इधर देखिए, E बराबर आ जाएगा 9×5 = 45 गुणा 10⁻⁻⁹ और -6 बचेगी 3, 10⁻³ इसे हम लिख सकते हैं E बराबर 4.5 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। 4.10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। इसकी दिशा कैसी होगी? E1 की दिशा है -2 माइक्रो कूलम की, और E2 की दिशा भी -2 माइक्रो कूलम की ओर है, क्योंकि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी -2 माइक्रो कूलम की ओर होगा। दिशा होगी -2 माइक्रो कूलम की ओर परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। ये होगा हमारा सवाल नंबर 30। अब देखते हैं सवाल नंबर 31।
इसी तरह हम पूरी फिजिक्स के हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को कुमार मित्तल बुक से इसी तरीके से एक एक करके हल करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लें चैनल, जिससे कि वीडियो का नोट जब भी वीडियो है क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 31। 31 में क्या दिया हमें, 20/3 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम तथा -10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। हमसे क्या कह रहा है, दो आवेश हैं जो 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। पहले पर आवेश कितना है, 20/3 गुणा 10 की पावर -19, 10 की पावर -19। दूसरे पर कितना आवेश है, -10 गुणा -10 की पावर -19। अब इसमें हम सबसे पहले इसे मान लेंगे Q1 और इसे मान लेंगे Q2। तो Q1 बराबर हो जाएगा 20/3 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। Q2 बराबर -10 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। R बराबर 0.04 मीटर। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर, जो ये रेखा है उसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। हमसे ये पूछा है कि जो ये रेखा है इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इस पे कौन सा आवेश है, जो Q1 पर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। और Q2 कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो इससे पहले भी एक सवाल आया था, वहां हमने बिल्कुल आराम से ही सीखा था, जब भी विपरीत प्रकृति वाले आवेश रखे हों तो उन पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो छोटे आवेश से कहीं बाहर, छोटे आवेश से बाहर किसी बिंदु पर जीरो होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वहां पर छोटे आवेश से बाहर किसी बिंदु पर कहीं एक ऐसा बिंदु होता है जहां वैद्युत क्षेत्र का परिणामी जो मान होता है वो जीरो होता है, यानी उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है और वहां पर उस बिंदु पर कोई बल नहीं लगता। ये बात हम इससे पहले वाली क्लास में बिल्कुल आराम से सीख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले आप जाके वो क्लास देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम जो ये आवेश होता है, जो हम जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उसमें हम छोटे आवेश से बाहर की तरफ ही क्यों बिंदु लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या करें, अब ये देखते हैं कौन सा आवेश छोटा है। तो अब जैसे ये आप ये नहीं समझना है कि ये माइनस है ये प्लस है तो ये आवेश छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ऐसा नहीं समझते। आवेश का जो है वो हम परिमाण देखते हैं, साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता, हम परिमाण देखते हैं, ठीक है। परिमाण कितना, ये 10 है, ये 20/3 लगभग 6 से कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है। तो हम मान लेंगे, छोटे आवेश से बाहर मानते हैं हम जब भी विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, तो हम मान लेंगे, माना Q1 आवेश से Q1 आवेश से x मीटर, Q1 आवेश से x मीटर, ये ऐसे लिखो, Q1 आवेश से बाईं ओर x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये हमने मान लिया, ठीक है। शून्य होगी, शून्य कहाँ होती है, जहां पर परिणामी
जो वैद्युत क्षेत्र हो वो जीरो हो, वहां पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र जीरो, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। ठीक है, यानी जो E1 Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र हो और जो Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र हो वो बराबर हो। तो हम लिखेंगे ये है Q2 और ये है Q1। इससे हम x मीटर की Q1 के बाईं ओर, Q1 के बाईं ओर एक बिंदु मान लेते हैं हम O। ठीक है, ये कितनी दूर है Q1 से, x मीटर की दूरी पर हमने मान लिया, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो Q1 पर कौन सा आवेश है, Q1 पर कौन सा आवेश है, ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है इस पर। ठीक है, तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो उससे दूर यानी बाहर की तरफ होता है। तो Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा बिंदु O पर वो होगा बाहर की तरफ, इसे हम मान लेते हैं E1। ठीक है, और जो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, जो माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है उसकी तरफ, एंड जो Q2 कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा बिंदु O पर वो होगा उसकी तरफ, यानी इसे हम मान लेते हैं E2। ठीक है, E2। अब हमें क्या निकालनी है, बिंदु O पर Q2। अब हमें क्या निकालनी है, बिंदु O पर बिंदु O पर वैद्युत, नहीं, हमें अब क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे बिंदु O पर, हाँ सही है, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की, अब हमें x का मान निकालना है, जो हमने माना है कि x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा, वो हमें x का मान निकालना है। तो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, शून्य है, अतः E1 बराबर होगा E2 के, तभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो जीरो होगा। इसमें सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो E1 है, E1 क्या है, यही लिख ले रहे हैं हम, ये E1 वैद्युत क्षेत्र किसके कारण है, Q1 आवेश के कारण, Q1 पर उपस्थित आवेश, Q1 आवेश के कारण, और E2 किसके कारण है, यह Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र, Q2 आवेश के कारण। ठीक है, E1 किसके कारण है, Q1 आवेश के कारण, Q1 पर उपस्थित आवेश के कारण, और E2 क्या है, Q2 पर उपस्थित आवेश के कारण। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q Q1 बटे R। R का मान कितना है, Q1 और O के बीच की दूरी कितनी है, X, बराबर 1/4πε0 Q2 बटे R स्क्वायर। R का मान कितना है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी, पूरी पहले थी 0 पॉइंट नहीं, Q2 और O के बीच की दूरी कितनी, इतनी है, कितनी, इस Q1 और Q2 के बीच की दूरी है 0.04, और ये x और प्लस हो जाएगी तो हो जाएगी 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 का मान कितना है, 20/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 बटे x बराबर Q2 का मान कितना है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 बटे 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये 10 से ये कट जाएगा, 10 दूनी 20, और 10 के बाद -19 से 10 के बाद -19
ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/3x बराबर 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो आ जाएगा √2 बटे √3x बराबर 1/0.04 प्लस x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो √2 का मान होता है वो होता है 1.414 बटे √3 का मान कितना होता है 1.732। ये एक्स स्क्वायर होगा इधर, ये Q1 बटे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम वर्गमूल लेंगे तो √3x आएगा, ठीक है, √3x, ये आ जाएगा x बराबर 1/0.04x, ये आ जाएगा। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, हाँ, 0.1.4 प्लस एक्स है, करेंगे तो आ जाएगा 4 का, हम इसमें गुणा करेंगे 4 का, तो आ जाएगा 4 चौको 16 की 6, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, फिर 4 चौको 16 की 6, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 2 3 3 2 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। फिर x में गुणा करेंगे तो प्लस 1.414x बराबर आ जाएगा 1.732x। तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 1.732x माइनस 1.414x बराबर 0.05656। इसे हम घटा देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 4, 12 में से 4 गई 8, 12 में से 4 गई 8, 3 2 बची, 2 में से 1 गई 1, 7 में से 4 गई 3, 7 में से 4 गई 3, हाँ, दशमलव 1 में से 1 गई 0। x बराबर 0.05656 0. हाँ, ये आ गया। अब हम आएंगे x बराबर क्या हो जाएगा 0.055656 बटे 0.3। इसका हम पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 0.318। दशमलव के बाद चाहे हम जीरो कितने भी लगा सकते हैं, जो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दशमलव से दशमलव ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब हम 303 का लगभग 5 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, लगभग 2 से थोड़ा कम आएगा। तो आप भाग करके जब देखोगे, आप भाग कर सकते हो, कर लेना आप, ठीक है। तो जब आप भाग करके देखोगे तो x का मान क्या आएगा 0.178 0.178 मीटर, ये आएगा x का मान। 31 नंबर का आंसर कितना है, हाँ, ये आएगा आंसर, ठीक है। और जो इसकी दिशा क्या होगी, जो परिणामी है इसमें, हाँ हाँ, जैसा हमसे तो ये पूछा है कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश से 0.178 मीटर बाहर की ओर हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। हमसे यही पूछा था कि कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। जब भी आपको विपरीत प्रकृति के आवेश दिए हों, इसमें जो छोटा आवेश होता है उससे बाहर की ओर ऐसा बिंदु हो सकता है, ठीक है, ना इसके बीच में मिलेगा, ना आपको Q2 से बाहर।
आपको जब भी है तो आपको क्या करना है, जो छोटा आवेश है उससे बाहर की ओर एक आवेश, एक बिंदु मान लेना है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, उसके बाद आप हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 32। देखेंगे सवाल नंबर 32। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, सवाल नंबर 32। 32 में क्या दिया है, 1000 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 1000 माइक्रो कूलाम देखेंगे, दो आवेश हैं, 1000 माइक्रो कूलाम विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, जो कितने दूर रखे हैं, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की घात 3, 10 की घात 3, ये प्लस 10 की घात 3 है और ये माइनस 10 की घात 3 कूलाम है। ठीक है, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम के दो आवेश हमें दिए, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, जो 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसे हम मान लेंगे Q1 और इसे Q2। ठीक, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परकलन कीजिए। हमसे क्या पूछा है, जो ये आवेश रखे इनके मध्य बिंदु पर और इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है। क्षेत्रों का मान और चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा ज्ञात दिखाइए, ये हमसे पूछा है। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या है, Q1 का मान कितना है हम लिखेंगे, Q1 बराबर कितना है, 10 की घात 3 माइक्रो कूलाम को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणा 10 की पावर -6 बराबर 10 की घात -3 कूलाम। Q2 बराबर -10 की घात 3 माइक्रो कूलाम, इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात -3 गुणा 10 की पावर माइनस नहीं प्लस की है 10 की पावर -6 बराबर 10 की घात -3 कूलाम। और R का मान हमें दिया है R बराबर 2 मीटर। अब हमसे सबसे पहले पूछ रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हम इसे 1 नंबर करके मान ले रहे हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, क्या पूछा हमसे, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, इसे मान लेंगे एक, आवेशों को हमसे पूछा है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, सबसे पहले हमसे मध्य बिंदु पर पूछा है, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद हमसे पूछा है दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, इसे हम मान लेंगे 2 नंबर, दोनों आवेशों से दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र,
वैद्युत क्षेत्र। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके मध्य बिंदु पर। पहले क्या करेंगे, हम मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। तो मध्य बिंदु पर 1 नंबर, ठीक है। मध्य बिंदु पर पहले हम निकालेंगे तो हमें क्या दिया है, Q1, ये है Q2 और ये है Q1। इनके मध्य बिंदु पर इनके बीच की दूरी टोटल कितनी थी, 2 मीटर, तो ये हो जाएगी 1 मीटर और इसके बीच की दूरी हो जाएगी 1 मीटर। ये बिंदु हम मान लेते हैं कि बिंदु O है। मध्य बिंदु पर जो बिंदु है ये हमने O मान लिया, ठीक है। तो Q पर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश। ये कैसा है, धनात्मक आवेश है। ये कैसा है, ऋणात्मक आवेश है। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, यानी हो जाएगा जो बिंदु ऊपर होगा वो होगा इससे बाहर। इसे मान लेते हैं हम E1। और माइनस के कारण कैसा होता है, माइनस कारण होता है माइनस आवेश की ओर, हो जाएगा इसकी ओर। इसे हम मान लेते हैं E2, इसकी ओर होगा, इसे हम मान लेते हैं E2। हमें निकालना क्या है, इसके बिंदु पर जो बिंदु O है उस पर हमें निकालना है परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान, यानी हमें E का मान इसमें निकालना है। E का मान, परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान हमें निकालना है। E का मान, और आप ऐसे ये जो लिख लेंगे आप E1 क्या है, Q1 आवेश के कारण, ये Q1 और ये Q2। E1 क्या है, Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर। E1 क्या है, Q1 आवेश पर उपस्थित आवेश के कारण कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र। और Q2 E2 क्या है, Q2 आवेश पर उपस्थित Q2 आवेश पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये Q2 आवेश के कारण E1, और E1 है Q1 आवेश के कारण और E2 है Q2 आवेश के कारण, ठीक है। अब हम निकालेंगे E का मान। E परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे आएगा, दोनों जो वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 हैं इनकी डायरेक्शन कैसे है, सेम, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E1 क्या किसके है, Q1 आवेश के कारण, तो हो जाएगा Q1 बटे R। इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 स्क्वायर, 32 नंबर, हाँ सही है, 1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E2 किसके कारण है, Q2 आवेश के कारण, तो हो जाएगा Q2 बटे R। R का मान कितना है, 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन करेंगे, इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। बचेगा Q1 प्लस Q2। तो E बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 E1 का मान कितना है, अरे Q1 का मान कितना है, 10 की घात 3, 10 की घात -3 प्लस Q2 का मान कितना है, 10 की घात, Q2 का मान भी 10 की घात -3 है। तो E बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1 और 1 2, यानी 2 गुणा 10 की पावर -3। तो E बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर माइनस के प्लस की 9 माइनस के 3 माइनस, ये आ जाएगा 10 की पावर प्लस की 6। इसे हम लिख सकते हैं E बराबर 1.8 गुणा 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। E का मान आएगा सवाल नंबर 32 में, E का मान आएगा 1.8 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति कूलम। और जो E1 और E2 की दिशा समान है वो किसकी ओर है, माइनस आवेश की ओर, तो इसकी दिशा क्या आएगी, ऋण आवेश की ओर, ठीक है। E1 E2 की दिशा किसकी ओर है, ऋण आवेश की ओर, हो जाएगी ऋण आवेश की ओर। फिर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आवेश के कारण
हमसे इसके दोनों जो ये आवेश दिए इनसे दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है। तो ये हमें दिए हैं दो आवेश, इनसे 4 मीटर की दूरी पर। अरे यार, 4 मीटर की दूरी पर, ये है Q1 और ये है Q2, ये है बिंदु O। इनकी दूरी कितनी है? 4 मीटर। इससे भी 4 मीटर। इससे हम लंब खींचेंगे, इस पे लंब डालेंगे, ठीक है। और ये कौन सा कोण है? थीटा। ठीक। हमसे क्या पूछा है? बिंदु O पर हमें क्या निकालनी है? बिंदु O पर निकालनी है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु O पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु O पर, यहाँ पर निकालनी है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। जो Q और Q1 और Q2 है, इन पर जो आवेश है, आवेश का मान समान है और ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो जो ये हम देखेंगे, ये एक जो Q1 और Q2 ये एक दो ध्रुव बन जाएगा। दो ध्रुव क्या होता है? समान प्रकृति, मतलब जिनका परिमाण समान हो और प्रकृति विपरीत हो और अधिकतम दूरी पर रखे, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करेगा। और इसकी जो बिंदु O है, जो बिंदु O है वो इसके निरक्षीय स्थित है। तो ये जो Q1 और Q2 इन पर आवेश बराबर है और प्रकृति विपरीत है, ये दो ध्रुव की भांति कार्य करेगा। जो बिंदु A है वो दो ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर है, ठीक है। तो इसका हम जो बिंदु O पर है उस पर तुम लिख लेंगे पहले। बिंदु O निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति में है, अतः उस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम लगा दें इस पे 2E1 cos थीटा। E1 क्या है? Q1 आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और या तो हम लगा दें 2E2 cos थीटा, उससे भी आ जाएगा। या तो फिर हम जो निरक्षीय स्थिति पे जो हमने सूत्र निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर क्यूब। तो जो हम वैद्युत बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इन तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। जब आपने वैद्युत दो ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर जब सूत्र निकाला होगा तो आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसमें कोई सा भी सूत्र लगा के बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। हम लगा देंगे E बराबर 2E1 cos थीटा, में इससे निकाल ले रहे हैं, ठीक है। cos थीटा, थीटा कौन सा मान लेना है? ये, ठीक है। थीटा आ जाएगा 2 गुणा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे आर। आर का कौन सा मान लेने हमें? आर Q1 और O के बीच का जो ये मान है ये हमें लेना है, ठीक है। आर आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार। और आधार कितना है? ये पहले कितना था? इसके बीच की दूरी 2 है, हमने इस पर लंब डाल दिया तो ये कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। और ये भी हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आधार कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 4, ठीक है। समझ गया? cos थीटा का मान हो जाएगा 1/4। cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/4। तो E बराबर आ जाएगा 2। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान 10 की घात -3, 10 की घात -3 और 4 का स्क्वायर, 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये 32, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं E1 बराबर 9 गुणा, ये प्लस के 9 है -3 तो हो जाएगा 10 की घात -10 की घात 6 हो जाएगा गुणा 10 की घात हाँ 10 की घात
6/32। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 90 गुणा 10⁵ लिख सकते हैं। हमने एक जीरो बढ़ा लिया तो एक घात कम कर दी। ठीक है, ये बराबर हम लिख सकते हैं। अब हम 32 का भाग देंगे 30 में 90 में, तो 30 यानी 90 होता है, और ये 32 है, लगभग 2 से 3 से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। आप भाग करके देखोगे तो आएगा ई बराबर आ जाएगा 2.8 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा हमारा निरक्षीय स्थिति पर बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। और इसकी दिशा हमसे पूछी है। ठीक है, दिशा। और जब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु होता है उसकी जो दिशा होती है वो होती है उसके जो ये होती है रेखा, यानी Q1 Q2 के समांतर जो रेखा है इसके समांतर, और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो रेखा हम लिखेंगे रेखा के समांतर 32 नंबर में जो होगी वो आवेशों लिखेंगे हम, जो दिशा होगी आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर धन आवेश से ऋणावेश की ओर। जब दो ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु होता है उसकी जो दिशा होती है वो उसकी जो रेखा होती है रेखा के समांतर, और इसके विपरीत इसके रेखा के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो ये है धन आवेश और ये है ऋण आवेश, इसके समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ये होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा परिणामी क्षेत्र होगा जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। ठीक है, तो 32 नंबर में हमसे यही कह रहा था, पहले हमसे मध्य बिंदु पर पूछी थी वो हमने निकाल ली, फिर हमसे पूछा था इसके 4 मीटर की दूर पर, इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर। तो ये जो बिंदु होगा जो Q1 और Q2 ये एक दो ध्रुव है, इन पर आवेश समान है और इनकी प्रकृति विपरीत है। तो ये एक दो ध्रुव है, जो बिंदु O है वो इसकी निरक्षीय स्थिति में, तो जो निरक्षीय स्थिति में यानी बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र हम इन 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो हमने लगा दिया 2E1 cos थीटा से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, बाकी फिर आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इस क्लास में हमने सवाल नंबर 32 का कर लिए हैं, और अगली क्लास में हम इसके आगे सवाल नंबर 33 से करेंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।